સક્ષમ નારી એનાથી જ સશક્ત સમાજ છે. આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ પર ફોકસ કરવા માટે રાજેશ્વરીબેન આપણને કંઈ સમજાવશે, એમનું નોલેજ શેર કરશે. હવે હું એમનો ટૂંકો પરિચય આપી દઉં. She has done her MBA in marketing and awarded with gold medal from SIMR Business School. તેઓ ગો ક્વિક લાઈવ ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્ડ રિસર્ચના ડિરેક્ટર છે અને NICITના કો ફાઉન્ડર છે. તેઓ જીટો લેડીઝ વિંગના ચીફ સેક્રેટરી છે. શી ઇઝ અ મેમ્બર ઓફ વિમેન્સ એમ્પાવરમેન્ટ કમિટી રાજપથ ક્લબ અમદાવાદ. She is also a consultant and choreographer of Bollywood and semi-classical dance. Ladies, please join me in welcoming Mrs. Rajeshwari Jain. બધા તાળીઓ પાડીને એમનું સ્વાગત કરશો. Welcome, ma'am. વેલકમ મેમ. भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन. उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा सादर जय जिनेन्द्र एवं आत्मा प्रणाम. नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा. A woman is the most skilled architect of our society. Nanari Ratna Samam Ratnam. There is no woman who can be more beautiful than a jewel. A woman is a jewel herself. शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि से गुणों से भरपूर ऐसी स्त्री रूपी नारी शक्ति को मेरा नमन. चैतन्य धर्म संगिनी फोरम के इस महान मंच पर मुझे अपनी विचारधारा व्यक्त करने का जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ. ऐसे सम्मेलन में मुझे शामिल किया है, मुझे इतने स्नेहपूर्वक और आदरपूर्वक आमंत्रण दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभार मानती हूँ. I would like to extend my profound gratitude to Sri Subhash Ji Kotadia, Chetna Ji Kotadia, Srimati Shwetalben Kothari, Dr. Sejal Mehta for their invitation and kind hospitality. I would like to pay a huge gratitude to every member of the CDF team who have done an amazing job. I am deeply grateful to Palak Shah, Palak Gandhi, Jalvi Shah and Mitulbai Gandhi for their undaunting support. इन सब के साथ एक और शख्सियत है जिनको मैं अपनी अनुमोदना अर्पण करना चाहती हूँ. अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीमती दीप्तिबेन शाह. थैंक यू. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है, जहाँ पर उनका आदर, सम्मान एवं सत्कार किया जाता है, वहाँ स्वयं प्रभु आशीष बरसाते हैं. चैतन्य धर्म संगिनी फोरम के ऐसे महान विजनरी लीडर्स, उनके मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस समाज को प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाने वाली इस ऊर्जा एक ऐसी बात का एहसास दिलाती है कि आप सब सही पथ पर प्रवेश कर चुके हैं, जिस डेस्टिनेशन का नाम है सशक्त नारी सक्षम समाज. सशक्त नारी सक्षम समाज. सो आर वी रेडी टू बिगिन? क्या हम सब तैयार हैं? क्या आप सब मेरे साथ हैं? जय जिनेन्द्र से शुरू करेंगे. आप सब नमन करेंगे. आप सब अपने चेहरों पर एक मीठी सी मुस्कान लाएंगे. अपनी धर्म संगिनी बहन जो अपने दाहिने ओर बैठी हैं और बाएं तरफ बैठी हैं, उनको देखते हुए जय जिनेन्द्र बोल के फिर सामने देख के एक बार जय जिनेन्द्र कहेंगे. एट अ काउंट ऑफ 1, 2, 3. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. वंडरफुल. क्लैप फॉर योरसेल्फ. Great audience. Thank you.
जैन जिन धातु से बना गया ये शब्द है। जितेंद्रिय जिन्होंने सारे इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय ऐसे उन पर विजयी पा लिया हो, ऐसे गुरुवर के चरणों पर शीश झुकाते हुए उनकी आशीष हम पर हमेशा बरसते रहे, ऐसी कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। इस संसार में दूसरों का हित करना, दूसरों के ऊपर परोपकारी रहना, दूसरों का भलाई करना, उनके सुख और समृद्धि में शामिल रहना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और उसी के विपरीत इस संसार में किसी के दुख दर्द का कारण बनना, किसी के ऊपर हिंसा करना, किसी का शोषण करना, ये बहुत बड़ा गलत अधर्म और पाप है। ऐसे अहिंसा रूपी धर्म और परोपकारी धर्म को हम मान के पूजते हैं और हमारी जीवन शैली मानने लगे हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, एज दे से, जैनिज्म इज एज मच एज अ रिलीजन, as much as a science and a lifestyle that has to be applied by everyone। अर्थात जैनिज्म हमारे लिए एक आदरणीय धर्म है जिसको हम पूजते हैं। उसके अलावा जैनिज्म एक विज्ञान भी है, एक ऐसा विज्ञान जिसको हमें हमारी जीवन शैली जैसे अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी क्रिया करते हैं। आप सब अपना दाहिना हाथ आगे लीजिए। ये एक एनर्जी कैप्सूल हम सब खाएंगे साथ में। ये एक ऐसी मंत्र है जो आप सबको रोज करना है। राइट हैंड, सॉरी, राइट हैंड। वो हाउसफुल मूवी देखा है, राइट लेफ्ट का ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम होती है, वैसा है। राइट हैंड। आर वी रेडी? सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। सोचो, विचार करो, आगे बढ़ो, पाओ। वंस मोर। पहले संकल्प करो दिल से, अंतरंग से। सोचो, विचार करो, आगे बढ़ो, पाओ। डन? अब सब साथ में करेंगे, ओके? सोचो, विचार करो, आगे बढ़ो, पाओ। इंसान उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आप सब उतना बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा सोच सकते हो। करना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है। बिल्कुल सही। छोटी सोच, पांव की मोच। अपने रास्ते के लिए स्पीड ब्रेकर बन सकते हैं, उस रास्ते के लिए जिसका डेस्टिनेशन है सक्षम नारी सशक्त समाज। सक्षम नारी सशक्त समाज। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सब यहां अपना समय निवेश करने आए हैं या खर्च करने आए हैं? परफेक्ट, सुपर्ब, दैट्स अ वंडरफुल ऑडियंस एंड अ वंडरफुल आंसर। इसी बात पर मैं अनुरोध करती हूं कि आप कर्तव्यध्वनि के साथ सीडीएफ के हर टीम मेंबर को शुभकामनाएं दें। क्यों? बिकॉज CDF believes in empowering and uplifting every woman socially, economically and financially, and building self-esteem and self-confidence in each of them. Agreed? तो सभा को गूंजने वाली एक कर्तव्यध्वनि हो जाए चैतन्य धर्म संगिनी फोरम के तमाम मेंबर्स के लिए। थैंक यू। क्या आप ये जानते हैं कि जैन समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है? अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद हम समाज के लिए, देश के लिए, उन्नति के लिए सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। हमारा योगदान सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए
आप सब ने डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। उनकी एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगी, आप मुझे सिखाओगे तो मैं याद रखूंगी, लेकिन आप मुझे शामिल करोगे, मेरा समय निवेश करोगे तो मैं हर बार इस बात को सीखूंगी और याद भी रखूंगी। थैंक यू बेंजामिन भाई, आपने ये बात बताई। इस बात का एहसास हमको तब होता है जब हमको ये मालूम होता है कि हमें इन्वॉल्व रहना है। ये लीडर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं उनमें आप सबका योगदान उतना ही आवश्यक है जितना कि उनकी इनिशिएटिव की। आप सबको शामिल होना होगा, अपना समय, टाइम, एनर्जी निवेश करना होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत बन जाए। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, इसमें आपको क्या करना होगा, बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, चिंता नहीं करना। आप सब जब मैं बताऊंगी तब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं एक छोटी सी 2-3 चीज़ें बताऊंगी जिसको आपको अपनी विचारधारा में महसूस करना है। काल्पनिक ट्रेन में बैठ के उसको महसूस करना है। तो जैसे ही मैं बताऊंगी, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सिंसियरली, आर वी रेडी टू गो? ग्रेट। अब आप महसूस कीजिए कि दोपहर की एक तपती धूप में आप दूर से कहीं अपने घर की तरफ चलते चलते जा रहे हो। बहुत तेज धूप है, तपती गर्मी है, आपका शरीर पसीने से लथपथ है, कंठ सूख गया है, ऐसे लगता है कहीं जल मिल जाए, को हमारी प्यास बुझ जाए। आप थके आ रहे, आपका घर दिख रहा है, फिर भी आप धीरे धीरे चलते जा रहे हो। कदम बढ़ाते बढ़ाते आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत मुश्किल के साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर भी जैसे तैसे आप घर के प्रवेश द्वार में घुस जाते हो। बड़े थैले में से चाबी की गुत्ती को टटोल के निकालते हो, दरवाज़ा खोलते हो और घर के अंदर प्रवेश करते हो। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, 4 कदम की दूरी पर आपको आपका फ्रिज दिखाई देता है और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। आप सीधे उस फ्रिज की तरफ पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और एक ठंडी सी हवा का झोंका आपके चेहरे पर चूम लेता है। तभी आपकी नज़र पड़ती है, एक ग्लास में एक पानी का शीशा भरा ग्लास रखा है जिसमें चीनी और शक्कर मिला के रखी हुई हो और पास में एक कटा रसीला नींबू रखा है। आप तुरंत उसको निकालते हो, नींबू को निचोड़ते हो और गट 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 वो शरबत पीने लगते हो। आपके होठों को चूमती हुई, आपको जीवा पर लगती हुई, आपके कंठ से उतरती हुई वो ठंडक आपकी शरीर में प्रवेश करती है। आंखें खोलिए। आप में से कितने लोगों को ठंडक महसूस हुई? सबको लगा? किसको नींबू का चटकारा किसको आया? किसके मुंह में पानी आया? सबको। दी एक्सरसाइज वॉज कि आप सब शामिल हो। याद रखना, करना मुश्किल नहीं है, सोचना बड़ा है। आप जैसे ही अपने आप में बिलीव करके उस जगह पे सोचने लगते हो, सब आसानी से हो जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्रेष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आप सबके अंदर अपरंपार ताकत और असीम शक्ति है, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी एंड इमेंस पोटेंशियल। ईच वन ऑफ यू इज यूनिक। आप सबके अंदर इतनी ताकत है कि एक चट्टान से भी पानी निकाल सके। इस चीज को आपको बिलीव करना है। यम यम वापि स्मरन्त्यामं त्यज्यत यन्ते कलेवरम। जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा पाओगे। आर यू ऑल विथ मी? लास्ट में आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ पूछना है।
तकनीकी जार्गन के तरफ से मैं आगे बढ़ूं या कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ूं? कहानी? थैंक यू, बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल आंसर. द रीजन इज, जब आप कहानी के माध्यम से कोई भी चीज समझना चाहते हो तब आपके अंदर के बच्चे को जीवित रखते हो, और जब आप अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखते हो ना, आपके अंदर की जिज्ञासा कायम रहती है. क्योंकि जब जिज्ञासा कायम रहती है तो जिंदा रहने का मजा ही अलग है. जिस दिन जिज्ञासा खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया. तो थैंक यू फॉर दैट. वी विल डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कहानियां एंड टेक्निकल जार्गन्स. एक और चीज में मुझे आपकी सहायता चाहिए. यदि मैं फास्ट जाऊं ना राजधानी के जैसे तो मुझे रोकना, यदि मैं स्लो जाऊं मेलगाड़ी जैसे तो टोकना, मुझे शताब्दी का स्पीड पकड़ के रखने में हेल्प करना इसके साथ. थैंक यू. तो हम बढ़ते हैं कहानियों के माध्यम से. एक छोटी कहानी है दो बच्चों की, राम और श्याम. राम 10 साल का बच्चा, श्याम करीब कुछ 5-6 साल का बच्चा. दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है. दोनों एक ही गांव में रहते हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, साथ उठते बैठते हैं, खाना पीना साथ में करते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते साथ में हैं. एक दिन गांव में खेलते खेलते वो थोड़े से गांव से बाहर चले जाते हैं. जाते जाते उनकी नज़र एक पतंग पर पड़ती है. उस पतंग में एक डोरी डाल के राम और श्याम पतंग की डोरी से खेलते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ भागते हुए दूर चलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, नजर पतंग की ओर. अचानक राम एक गहरे कुएं में गिर जाता है. जैसे ही वो गिर जाता है वो फड़फड़ाने लगता है और चिल्लाता है, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. बाहर श्याम खड़ा है, इत्तू सा बच्चा, यहां देखता है, वहां देखता है, सब जगह देखता है, कोई नहीं है. सोचता है मैं बचाऊं कैसे. अंदर से राम की आवाज, मुझे बचाओ. श्याम भौखला सा. अचानक उसकी नजर पड़ती है एक ढोल पे, एक बकेट पे, जिसपे एक रस्सी बंधी हुई होती है. वो दे जाता है, बकेट को लेता है और गहरे कुएं में फेंक देता है. और कुएं में फेंक कर बोलता है, राम भैया पकड़ लो. और खींचता है, खींचता है, खींचता है, खींचता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, खींचता है, अपनी अपरंपार ताकत, अपनी असीम शक्ति के साथ खींचता है, जब तक वो राम को बचा नहीं लेता. और राम बच जाता है, बाहर आ जाता है. राम और श्याम गले मिलते हैं, दोनों के आंसू पहुंचते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं. अब एक नया विकल्प आ गया. घर में सब जाके बताएंगे तो डांट तो पड़ेगी, क्यों गए, कैसे गए, क्या किया. फिर भी बच्चे हैं, घर जाके सब कुछ बता देते हैं. लेकिन विपरीत एक्शन मिलता है. सब लोग बोलते हैं कि कोई यकीन ही नहीं करता इनको. एक बा है उस गांव में, रमीला बा. उनकी बात सब मानते हैं. क्यों? सरपंच को भी कभी रहता है ना प्रॉब्लम, सरपंच को भी कोई विकल्प होता है तो भी वो रमीला के पास ही जाते हैं. कौन है रमीला यहाँ? नहीं. तो वो सब रमीला बा के पास गए. रमीला बा मुस्कुराती रही. सब पूछते रहे कि बा आप तो यकीन मान रहे हो इनका, ऐसे कैसे किया इन्होंने? तो वो कहती हैं कि बोल तो रहे हैं बच्चे, राम गिर गया, श्याम उसको बचाने गया, ढोल फेंका, ऊपर खींचा, राम ऊपर आ गया, अब क्या? नहीं नहीं आप बताओ कैसे किया, कैसे किया. रमीला बा कहती हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसने कैसे किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने क्यों किया. क्यों का जवाब ये है कि उधर श्याम के अलावा और कोई भी नहीं था दूर दूर तक जो उसको रोक सके या टोक सके. यहां तक श्याम खुद नहीं था. उस पे अपने आप के ऊपर भरोसा था और उसने वो कार्य किया. इसी तरीके से जिंदगी में आप जब भी कोई विचार विमर्श करते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से रोकेगा, टोकेगा. कुछ तो लोग कहेंगे. आपको उस दीवार को तोड़ के आगे बढ़ना है. हमें उस बात को सीरियसली नहीं लेना है. हमको उनके साथ वाद विवाद में नहीं होना है, उलझना नहीं है. एक चीज याद रखना, एनी एक्शन इज पावरलेस विदाउट अ रिएक्शन. कोई भी एक्शन जो है वो पावरलेस होता है. कभी भी आप कुछ भी कहते हैं
और सामने वाले को आप जवाब नहीं देते हैं, जब सुनते हैं तो वो एक्शन पावरलेस हो गया, नलीफाइड हो गया, आप अपने तरफ से आगे बढ़िए। ये हो गया बड़ा दीवार। लेकिन एक छोटा दीवार भी है। छोटा दीवार ऐसा जो बहुत तगड़ा है। कोई बता सकता है छोटा दीवार किसको बोल रहे हैं? बड़ा दीवार तो बाकी लोग हो गए, छोटा दीवार कौन हो सकता है? खुद। वो खुद एक छोटा दीवार है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि खुद कैसे अपने आप के लिए रोड़ा बन सकते हैं, कि खुद कैसे लिए स्पीड ब्रेकर बन सकते हैं। एक ऑफिस की कहानी बताती हूँ। हमारी एक मैनेजमेंट में एक ऑफिस में जो भी कर्मचारी जाते थे ना, उनके मेज़बान पर एक लिफाफा रखा जाता था। उस लिफाफा में दिनचर्या के कार्यक्रम होते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सब पहुंच जाते हैं वहाँ ऑफिस में और उनके मेज़बान पर एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे में कुछ नई चीज़ लिखी रहती है। उसमें लिखा रहता है कि आपके प्रमोशन के लिए जो व्यक्ति थे, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया है। उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करना हो तो 1 घंटे में आप पहुंच जाइए इस एड्रेस पर। सब बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं कि कौन होगा ये, कौन है, किसके यहाँ पे क्या हो गया। सब पहुंच जाते हैं। वो एक कैथलिक होते हैं तो एक सिमेट्री मॉर्ग में होता है, वहाँ वो पार्थिव शरीर को रिस्पेक्ट देने वो सब आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो कॉफिन के पास पहुँचते हैं, अंदर देखने की कौन है, कॉफिन के अंदर एक शीशा है, मिरर, जिसमें उनको खुद का चेहरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने रास्ते का स्पीड ब्रेकर बन ही जाते हो। आप सबको अपने पोटेंशियल पर यकीन करना होगा। आप सबके अंदर असीम ताकत है, इस बात का आपको एहसास होना होगा। आप सब यूनिक हैं। आप में से कोई ब्यूटिशियन के कोर्स में एक्सपर्ट होगा, कोई अचार पापड़ बनाने में, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में, कोई नेल आर्ट में, कोई धर्म के काम में, कोई वाद्य सिखाने में। क्यों नहीं आप बिगिन कर सकते हो? लोग तो कहेंगे, अरे तुझे क्यों करना है ये सब काम, चुपचाप घर पे बैठ, पति कमा तो रहा है, तुझे क्या पैसे की ज़रूरत है, अब रहने देना। दूसरा कि अरे आंटी मालूम है आप अचार पापड़ अच्छा बनाते हो, अब है ना बेटा बहू काम कर रहे हैं, किटी पिटी में एंजॉय करो, स्वाध्याय करो, बैठे रहो, क्या ज़रूरत है कुछ करने की। या कोई लड़की कुछ नहीं, अरे फोटोग्राफी का कोर्स, ये सब कोई काम नहीं आने वाला, ये तो वो बड़े बड़े हाई फाई लोगों की बात है, ऐसी संगत में नहीं पड़ना। आधे लोग जो ये कहते हैं ना, वो इसलिए नहीं कहते हैं कि आप नहीं करें, वो कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में कह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या कोई भी ये काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप भी मत करो। तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, अपनी ताकत पर बिलीव करना है, आप कर सकते हो और आगे बढ़ो। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी। हर चीज़ लाइवलीहुड के हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मितुल भाई नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट, हाँ, एक ये एग्जाम्पल है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था अपने को। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि एक जंगल में है ना, एक रेस होता है, सब जानवर बैठ जाते हैं उसमें, जिराफ, एलिफेंट, मंकी, फिश, फ्रॉग, स्नेक, जो जो एनिमल्स आपको याद आते हो ना आप बताना। और रेस क्या है, उस पेड़ पर कौन फास्ट चढ़ेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि इस रेस में पहला कौन आ सकता है? बंदर। तो बंदर तो खुश। क्या आप एक फिश की शक्ति पेड़ पर चढ़ने की ताकत के साथ अनुमान लगा सकते हो? नहीं। वहाँ जितने भी एनिमल्स हैं वो हर तरीके से निपुण हैं, वो हर तरीके से अपने आप में सक्षम हैं कि वो अच्छे से काम कर सकें। आप सब यूनिक हैं, आप सब में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है जो कि आपको अच्छे से करना आता है, जिसको आपको करना है आगे कोशिश करके। याद रखना माय फ्रेंड्स, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछा छोड़ते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जिसके वजह से आपको वो सेटिस्फैक्शन मिले। एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं अबाउट वैलिडेशन। वैलिडेशन वीज़-वी अप्रिसिएशन। वैलिडेशन किसको बोलते हैं?
एग्जाम्पल अभी कल आप लोगों ने डांस किया, बहुत शानदार, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोज हु परफॉर्म्ड। मान लो उसमें से एक ने तुरंत फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, तो रात को हर 10 मिनट कितने लाइक आए, कितने अच्छे आए, कितने कमेंट आए, किसने कमेंट किया, ये उसने देखा कि नहीं? नहीं, ये वैलिडेशन होता है। हमको इस तरीके से नहीं रिएक्ट करना है। क्या फ़र्क पड़ता है? आपने अपना टाइम निवेश किया, आपने अपनी मेहनत निवेश करी, आपने अपने लिए डांस किया, आपने एंजॉय किया, आपको बहुत मजा आया, बात खत्म। इट डजंट रिक्वायर एनी वैलिडेशन। हाँ, अप्रिसिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अप्रिसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी ने आपको आके कहा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी वेल डन, वो क्या होता है पता है? तुरंत आपके इमोशनल कोशेंट के खाते पे जाता है, वो निवेश होता है आपके इमोशनल कोशेंट में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इमोशनल कोशेंट इन योर ब्रेन्स, उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि वैलिडेशन। नेवर वेट फॉर वैलिडेशन, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, trust me for that. If you feel you have done a great job, if you have given your 100% for it, अपने आप applause follow होगा। Work for expressing, not for impressing. Work for a cause, applause will follow. मिथुल भाई आगे। हाँ, मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी 2 चीजें कही थी। सॉरी, मार्क ट्वेन ने 2 बातें कही है अपने जिंदगी में ना। 2 दिन ऐसे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले दिन हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आगे हमारी पूरी जर्नी तय करता है। द डे व्हेन यू वर बोर्न एंड द डे यू रियलाइज व्हाई, द डे यू रियलाइज द पर्पस ऑफ योर बर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पहले वाले में जाएंगे मिथुल भाई, एक और बस। ये एक्चुअली एक मैनेजमेंट टेक्निकल जार्गन है। साइमन सिनेक नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये गोल्डन सर्कल बनाया हुआ है। ये गोल्डन सर्कल ये बात का हमको एहसास दिलाता है, व्हाई, हाउ, व्हाट। ये आपको अपनी जिंदगी में करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। क्यों, कैसा, कहाँ, व्हाई, द पर्पस, व्हाट इज योर कॉज, व्हाट डू यू बिलीव, आप क्या बिलीव करते हो, हाउ, द प्रोसेस, और व्हाट द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर निर्धारित होता है। ये मेन रीजन जिसके वजह से मार्क ट्वेन ने कहा कि जिस दिन आप पैदा होते हो वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। Hello? और जिस दिन आपको रियलाइज होता है। कोई फैन को टच मत करे, जो भी है वो रहने दो, बाकी को डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट ये एक आपके उड़ान के लिए ही एक कहावत है जिन्होंने ये बताया था कि सीढ़ियां तो वह चढ़ते हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिन्हें आसमान छूना है वो तो उड़ान भरते हैं। तो उड़ान सपनों की अपनों के संग के लिए सीडीएफ के लिए ये विशेष पंक्तियां हैं जिसको आप लोग अच्छे से समझ लें कि आपको तो आसमान छूना है, आपको उड़ान भरना ही है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो स्ट्रेंथ को पहचानो। सीडीएफ के ये विजनरी लीडर्स हैं, दे आर देयर टू बी द विंड बेनेथ योर विंग्स। वो आपको हवा देंगे, आप तो उड़ो, बाकी का तैर तो वो करवाएगा। नेक्स्ट, कोशिश। ये एक बहुत सुंदर काव्य है जो आपने बहुत लोगों से सुना होगा। और द्विवेदी जी ने जब ये लिखा था तो उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद ये लिखा था और उन्होंने इसको अपनाया था अपनी जिंदगी में, जिसके वजह से उनको बहुत लाभ हुआ था। ये स्क्रीन पर इसलिए है कि मैं चाहती हूं कि जो ये केसरी रंग का है वो मेरी राइट विंग की महिलाएं मेरे साथ बोलें, और जो ये अच्छा राइट लेफ्ट का ओरिएंटेशन हो रहा है ना, राइट लिंग, राइट एंड लेफ्ट, बराबर। तो आप केसरी रंग और आप पीला रंग, तो ये सब हम साथ में कहेंगे जोर से। देखते हैं कौन सा विंग और जोर से बोल सकता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मैं हेल्प करूं? Yes. कैसे बुलाना? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, मेहनत उसकी बेकार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दो चीजें हैं जो हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं। काफी बार हम जब बातें करते हैं या कहीं जाते हैं, हम इस बात का अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे या ऐसे ही बातों के टाइम में कहते ही हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेला मस्त हूँ। ये अहम है, इसे मिटा दो, कंट्रोल ऑल्टरनेट डिलीट कर दो अपने सिस्टम से। और इसकी विपरीत सबको मेरी ज़रूरत है, ये भी एक वहम है, इसको मिटा दो। आज आप सब यहाँ हैं, कल से हैं हाँ, कल से हैं। कल पूरे दिन आपने अपना समय निवेश किया था, घर तो चला ना। भले ही मोबाइल पे बच्चों को डांटा, दादा दादी के मेडिसिन का पूछा, रसोइया से बात करी, मेड के बारे में सब आप डेलीगेट करते रहे, लेकिन कुछ काम रुका नहीं। सब होता ही है, तो सबको मेरी ज़रूरत है, इस वहम में भी मत रहना, ना ही इस अहम में रहना कि मुझे किसी की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंकेट। अभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कहेंगे और शेयर करेंगे अगेन स्टोरीज के माध्यम से, जैसे हमारी धर्म संगनी बहनों ने मुझे सलाह दिया है कि स्टोरीज से ज़्यादा फायदा है। फिर वो स्टोरीज छोटे हों और आप उसको एसोसिएट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टोरी है चमकीला लीला पत्थर। अब ये चमकीला लीला पत्थर एक ऐसी स्टोरी है, एक गांव में वो एक बहुत ज्ञानी और बहुत महान साधु एक गांव में प्रवेश करते हैं। एक लाचार सा गरीब सा आदमी है जो उनके पास पहुंच जाता है। गरीब है, ठीक है, उसका दोष नहीं है, लेकिन वो इतना लाचार महसूस करता है ना हर बार, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मुझसे ये नहीं बनता है, मैं खाता हूँ तो पचता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे ऊपर कर्ज है, घर में बीमार। ही हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू ऑलवेज टॉक अबाउट। वो साधु के पास जाता है और बोलता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे कोई एक सॉल्यूशन दो ना। वो साधु आपको उस गरीब आदमी को एक चमकीला नीला पत्थर हाथ में दे देता है, बोलता है जाओ, इसकी कीमत जो लगवा सकते हो लेकर आओ। वो चला जाता है और अपने दोस्त के पास पहुंचता है। उसका दोस्त उसको पूछता है, कहाँ से लाए बेटा ये चमकीला लीला पत्थर, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, चलो इसके लिए मैं तुमको 1000 रुपए दे दूंगा। वेलकम मैम। सो वो चमकीला पत्थर का वो 1000 रुपए देगा। कौन? उसका दोस्त। फिर वहां से वो पहुंचता है एक बर्तन व्यापारी के पास, क्योंकि उसको लगता है कि ये इससे शायद कीमती होगा। बर्तन व्यापारी देखता है पत्थर को, आदमी को देखता है, पत्थर को देखता है और फिर कहता है ठीक है चलो मैं इसका 10,000 रुपए दे देता हूं तुझे, ये पत्थर मुझे दे दे। गरीब आदमी सोचता है यार ये पत्थर का 10,000 दे रहा है, धीरे से उसके हाथ से लेता है और दौड़ के एक सुनार के पास पहुंचता है। सुनार लेता है पत्थर, तोल मोल के देखता है, फिर गरीब आदमी को देखता है, कहता है मैं इसका तुमको 1 लाख रुपए दूंगा,
पत्थर रखो, दफा हो जाओ। गरीब आदमी सोचता है 1 लाख, उनके हाथ से पत्थर छीनता है और दे पहुंचता है वो एक जौहरी के पास, और जौहरी को पूछता है कि जौहरी ये देखिए ये पत्थर मेरे पास है, आप ही बताइए। जौहरी जैसे ही वो पत्थर अपने हाथ में लेता है, माथे से लगाता है, आंखों से लगाता है, चूमता है और उसको अपनी पूजा के स्थान में जाके रख देता है। वहाँ पर रखने के बाद उसको ये अलग से अनुभूति होती है और गरीब आदमी को कहता है कि मैं मेरी पूरी संपत्ति भी लुटा दूँ ना तो भी इस पत्थर के लिए वो कम पड़ेगा, ये इतना अच्छा पत्थर है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये समझना है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। जैसे हम दोहराते रहे अभी तक, कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को मत आंकिए। आगे बढ़ते हुए एक चीज जो हमारे लिए सीख जैसी है वो है निज आत्मा से प्रेम करना ही सुखी होने का उपाय है। अब हम गांव में और आगे बढ़ते हैं। मेंढकों की टोली जा रही है, बड़ी टोली, सब मेंढक साथ में गुजर रहे होते हैं, वो भी विहार करते हैं गांव से। अचानक 2 मेंढक कुएं में कूद जाते हैं। कुआं हमारा फेवरेट हो गया नहीं इसमें 2 मेंढक कुएं में बाय मिस्टेक कूद जाते हैं, लेकिन कूद जाते हैं। अब उनमें से कूदने के बाद उनको एहसास होता है, अरे यार मैं अंदर गिर गया, अब क्या करूं। उछलते उछलते बाहर आने, बाहर जितने मेंढक हैं ना सब कहते, अरे तू कोशिश मत कर बाहर आने की, रहने दे, फिसल रहा है, कमजोर है तू, थक जाएगा, छोड़ दे, अब दिन ढलने वाला है। एक मेंढक देखता है, हताश होके कोने में बैठ जाता है और पूरी अपनी ताकत लगा के वो सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा मेंढक जो होता है वो छलांग लगाता रहता है, छलांग लगाता रहता है और एक बार इतनी जोर से उछलता है कि सीधा बाहर गिर आता है और जाके अपनी मेंढकों की टोली को बोलता है, थैंक यू सो मच, मुझे आपने इतना प्रोत्साहन किया ना, मैं इसलिए बाहर आया, लेकिन मैं आपकी बात खाली नहीं सुन पाया, मैं बहरा हूं ना। आपको समझ में आया आपको क्या करना है? सुपर्ब, मोस्ट इंटेलिजेंट ऑडियंस आई हैव एवर कम अक्रॉस। जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है और ये बात सच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट, सही पुरुषार्थ से ही शांति मिलती है। अब और आगे बढ़ते हैं, जंगल में ही है अभी, हाँ अभी स्टेशन बाकी है, चालू रखो ना, चलेगा ना, मजा आ रहा है ना? थैंक यू। एक स्टोरी है चील और मुर्गी के। चील और मुर्गी एक बरगद के पेड़ पर रहते हैं। बरगद के पेड़ पर ऊपर चील ने बहुत सारे अंडे दे रखे हैं और एक जंगली मुर्गी ने नीचे बहुत सारे अंडे दे रखे हैं। और जैसे गुजरात में अचानक वो बोलते हैं ना वावाजोड़ा टाइप्स, वो आता है, तो ऊपर जो चील का अंडा है वो गिर के नीचे जंगली मुर्गी के अंडों के साथ चला जाता है। अब कुछ दिन बाद सारे अंडे हैच होने लगते हैं, जैसे चिक्स बाहर आते हैं, तो मुर्गी के बेबी चिक्स भी आते हैं, चील के बेबी चिक्स भी, तो बेबी चिक्स सब एक समान, सब साथ में बाहर जाते हैं। चील का जो बेबी चिक है वो भी मुर्गी के बेबी चिक के साथ ही जाता है, उनके जैसा कुकुड़ता है, उनके जैसा जमीन खोद के दाना चुगता है, उतनी ही उड़ान भरता है जितना एक मुर्गी के चिक उड़ान भर सकता हो, जबकि वो है चील का चिक। अब ये सब साथ में ही बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन दोपहर को सोते समय वो चील ऊपर देखता है, ऊपर आलीशान तरीके से एक चील पंख फैलाकर खूब अच्छी उड़ान भर रहा होता है। वो पूछता है, ये सुन ये देख, ये कौन है, ये क्या है? वो कहते हैं ये तो चील है। कहता है मैं चील नहीं हूँ, तू मुर्गा है। मैं मुर्गा हूँ?
तू मुर्गा है, तू मुर्गों के साथ रहता है, तू मुर्गों के साथ पला बढ़ा है, तू मुर्गा है, मैं ऐसे उड़ नहीं सकता हूँ। तू मुर्गा है, तू उतना ही उड़ सकता है, तू कुकुरता है, तू दाना चुग, तू मुर्गा है। मुर्गा मान लेता है। वो बेबी चिक इस तरीके से उसकी बात मानकर मुर्गा ही बनकर अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इसकी सीख से हमको यह समझ में आता है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसको बोला, वो चील के, यदि उसने ये बता भी दिया हो कि तुम कर सकते हो, नहीं, ही शुड नॉट हैव जज्ड, ही शुड नॉट हैव वेटेड। वो कोशिश करता है एक बार, आखिर वो है चील का बच्चा, उसमें वो शक्ति है, उसमें वो पोटेंशियल है। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी बात मान ली। अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई में ही यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा नहीं होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं होना, अपने काम पर भरोसा नहीं होना। यदि वो चील का बच्चा हमारे पास यहाँ पे आता तो वो क्या करता? सोचो, विश्वास करो, आगे बढ़ो, पाओ। उसके अंदर ये मंत्र कैप्सूल उसने खाया ही नहीं था तो उसको मालूम नहीं था, और मुर्गी के बच्चे ने अपनी जिंदगी वैसे ही व्यतीत कर ली। तो इस सीख के बाद हम ये समझते हैं कि कार्य अपनी योग्यता से होता है। आगे बढ़ते हुए दो और छोटी सीख के साथ भी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि एक कहानी है एक किसान की, जंगल से बाहर आ गया फील्ड में, एक किसान की कहानी है और वो अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता है, छोटा सा स्वयंवर वैसा। वहाँ पे एक नौजवान पूछता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। किसान बोलता है आप खेत पे चले जाओ, मैं 3 बैल 3 दरवाजों को खोल के एक के बाद एक छोड़ूंगा, जिसने मेरे उस बैल की पूंछ पकड़ ली उससे मेरी बेटी की शादी पक्की। नौजवान बड़ा खुश, पूंछ पकड़ने से लड़की मिल जाती है, चलो। किसान पहुंच जाता है वहाँ, नौजवान खेत पर पहुंच जाता है, पहला दरवाजा खुल जाता है, वहां पे से खूंखार बैल दौड़ के आती है पूरे स्पीड के साथ। नौजवान इतना डर जाता है, सोचता है ओह, साइड में हो जाता है, बैल चली जाती है। सोचता है अब दूसरा दरवाजा जब खुलेगा ना तब मैं वो बैल की पूंछ पकड़ लूंगा। दूसरी बार दूसरा दरवाजा खुल जाता है, इससे भी बड़ा खूंखार जानवर, बैल ही है लेकिन और खूंखार और डरावना, उतनी स्पीड के साथ दौड़ते हुए आता है। और ये नौजवान इसके बारे में सोचे इतने में तो वो चला भी जाता है। अब तीसरी बार दरवाजा खुलता है, कैमरा नौजवान की तरफ, बहुत अच्छी हंसी है। पूछा क्यों? एक सहमा सा बैल होता है, वो बैल में ना कुछ ताकत होती है, बिल्कुल लाचार सा। नौजवान बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ इसकी पूंछ तो मैं पकड़ ही लूँगा। वो वेट कर रहा होता है, वहाँ से बैल आती है तो लाचार लेकिन फिर भी बैल है ना, तो दौड़ के आ रही है। तो वो सोचता है अब मैं पूंछ पकड़ लूँगा, देखता है तो पूंछ ही नहीं है। तो इससे हमको ये बात का एहसास होता है, we have to see an opportunity in every difficulty and not a difficulty in every opportunity. Opportunity comes just once. It doesn't come again and again. Opportunity knocks your door at once. हर एक इंसान की जिंदगी अवसरों से भरी हुई है, कुछ सरल है, कुछ कठिन, पर अगर एक बार अवसर गवा दिया तो फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। आप में से बहुत लेडीज़ हैं जो बेकरी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्यों ना एक केक बेक करके अपने फ्रेंड के पास दे दें, उनके बर्थडे में शामिल हो जाएं। तो उनको जब वो खिलाएंगे तो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, और अगली बार वो अपनी फ्रेंड्स को बोलेंगे कि तू इनके ऑर्डर में दे दे, ताकि तेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, ये बहुत अच्छा बनाती है। तो यदि उस समय हमने ये सोचा नहीं नहीं इनके यहाँ मैं क्या केक बना के बच्चे के लिए दूँ, जाने दो ना, देखा जाएगा, बाद में अच्छी ऑफर आएगी तब दूंगी, नहीं, हर एक अवसर अति महत्वपूर्ण है। कोई भी कोशिश छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोशिश बड़ा होता है। तो यदि आप अपने तरफ से शुरू करना चाहते हो तो इमीडिएटली स्टार्ट करो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स जस्ट वंस
and we have to see an opportunity in every difficulty. कोविड के टाइम में हमने यह देखा कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पीपल का पूरा उनका दुकान बंद हो गया था, फिर भी ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोविड के टाइम में सरवाइव किया। उनसे हमें ये अपॉर्चुनिटीज की बात समझ लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक और कहानी इसी के उपलक्ष्य पर है, जो एक सुंदर फूलों के बारे में है। सुंदर फूल ऐसा है कि एक मैनेजमेंट गुरु होते हैं, टेडेक्स स्पीकर। उनके पास एक बडिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर पहुंचता है, कहता है गुरु आई वांट अ सक्सेस मंत्रा। तो कहते हैं व्हाट? मुझे ये स्टार्टअप, इनिशिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब नहीं करना है, मुझे ऐसा सक्सेस मंत्रा जो मैं इलॉन मस्क, जैक मा जैसे बन जाऊं। तो कहते हैं हाँ तुमको बनना है ना, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरे बगीचे में से सबसे सुंदर फूल ले आना। तो वो दौड़ने लगता है। वो कहते हैं जब तुम सुंदर फूल लाने जाओगे ना तो पीछे नहीं आना, रिवर्स गियर नहीं लेना, सिर्फ आगे से बढ़ते हुए फूल लेते हुए पीछे से आ जाना। अब ये जाता है वहाँ पर, बहुत बड़ी आस लेके जाता है और हमेशा बड़ी की कामना करते हुए जाते ही साथ जब एक गुलाब की सुंदर फूल उसको दिखती है छोड़ देता है। आगे जाता है, एक नील कमल मिलता है, उसको भी छोड़ देता है, यह सोचकर कि आगे बहुत सुंदर फूल होंगे, मैं मंत्रा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं उस गुरु को खुश कर दूंगा। जैसे वो आगे बढ़ता है तो बहुत सारे फूल मिलते हैं, सारे मुरझाए हुए। वो खाली हाथ लौटता है। खाली हाथ क्यों लौटता है? क्योंकि मुरझाए फूल कैसे ले जाएगा भेंट करने। तो ये मैनेजमेंट गुरु उसको यही समझाते हैं कि अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर यू हैव इट, ग्रैब इट विथ योर फुल आर्म्स एंड मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। इससे हमको यह सीख मिलती है कि प्रारंभ से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को भी छोड़ नहीं देना चाहिए, वरना अंत में हाँ बिल्कुल सही, अपना बुरा करने वालों से क्लेश नहीं करना, अपना समता रखना ही कर्तव्य है। इसकी कहानी एक है जो बहुत स्वीट सी है, बच्चों को जैसे सुनाते हैं ना वैसी वाली कहानी, एक साधु बाबा की। हाँ है हमारे पास। साधु बाबा और उनकी टोली, खेत छोड़ दिया, कुएं छोड़ दी, अब हम बाहर आ गए। ठीक है, तो बाहर हम जब आए हैं तो साधु बाबा के तरफ, लेकिन ये साधु बाबा भी सब जगह से विहार करते हुए आ रहे हैं। जहां जहां हम गए, खेत से, जंगल से, किसानों के बीच में से, गांव में से, ऐसे ही एक खेत में से जब वो गुजर रहे होते हैं तब वहां पर बहुत सारे किसान अपने खेत पर काम कर रहे हैं। तो जैसे साधु बाबा आगे बढ़ते हैं, पीछे उनकी टोली रहती है ना, वो भी आ रही होती है। उनमें से एक शिष्य है जो बहुत शरारती और नटखट है। वो क्या करता है, बहुत सारी पोटलियां रखी है ना, उसमें से एक पोटली ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब साधु भगवान जो है ना वो सर्वज्ञानी है, वो धीरे से उस शिष्य को बुलाते हैं, उसको पूछते तूने आज कोई गलत काम किया बेटा? बोलता है मैंने क्या किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ तो किया होगा। तो वो कहते हैं मैंने नहीं किया। वो कहते हैं बेटा तुम कोई गलत काम करते हो ना तो तुम अपनी भगवान को, अपने आत्मा को दुखी करते हो। ये तो शरीर है एक जर्नी में, लेकिन तुमने कभी कोई गलत काम किया होता है ना तो उससे तेरा भगवान दुखी होता है, उससे तेरी आत्मा दुखी होती है। कभी ऐसा काम मत कर। तुझे ये सीख लेनी है तो ये समझ ले कि अभी तुरंत वापस जा, उस पोटली को वहीं पे रखा, और आज तो तुझे भिक्षा में मिली है वो पैसे उसके नीचे रखा, तेरे साथ में वहां चलता हूं, देखता हूं वो किसान का क्या रिएक्शन है। ये लोग वहां पहुंचते हैं। शिष्य अच्छा ही होता है, भले ही शरारती हो, तुरंत वहां पहुंच के पोटली रख देता है और जैसे उसको बताया गया है पैसे भी नीचे रख देता है। ये सब छुप के देखते हैं। किसान बाहर आता है। किसान बाहर आते ही साथ वो पोटली उठा लेता है। पोटली उठाने के बाद वो घर की तरफ बढ़ता है तो नजर पड़ती है पैसों पर, वो हक्का बक्का हो जाता है। दोनों आंखों से अश्रु बहते हुए ऊपर ईश्वर के तरफ हाथ करते हुए इतनी दुआएं देता है उस आदमी को, अनजान आदमी को जिसने ये कार्य किया।
कहता है कि तुझे इतने पुण्य मिले, तुझे इतना आशीर्वाद मिले कि तेरे को मोक्ष मिल जाए, तेरे इन पैसों के वजह से आज मेरा कर्ज उतर जाएगा, मेरी माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उसकी दवाइयाँ आ जाएगी, तू जुग जुग जीता रहे, तुझे सब कुछ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। और उसके आंसू बहते रहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें पर पदार्थ से सुख बुद्धि मात्र वासनाजन्य कल्पना है। किसी और की चीज लेना हमारे लिए उतना शोभा नहीं करता, क्योंकि आखिर में हम उस भगवान को दुखी करते हैं। आगे बढ़ते हुए, सभी जीव, ये हम सब साथ में बोलेंगे एक बार, सभी जीव भगवान है, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। कहते कहते, उच्चारण करते करते उस चीज को आपको महसूस भी करना है। मिथुल भाई आगे। एक और चीज है आत्म शांति के बारे में। इस भव का कर्तव्य मात्र आत्म शांति प्राप्त करना है। ये भी जानने, आपको ये कहीं ना कहीं अपनी जीवन में समझ में आ ही जाएगा। जब आप कोई भी और कार्य भी करते हैं तो भी इसकी अनुभव प्राप्ति आपको जरूर होगी। There are 6 ethics of life that all of us must internalize within ourselves. Believe before you pray. आप जब पूजा करते हो या जब आप स्वाध्याय करने बैठते हो तो पहले बिलीव करो, उसमें अपनी ऊर्जा डालो, उसमें अपनी एनर्जी डालो। सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैं मंदिर चली गई, मैंने वो एक अलॉटेड काम है टास्क, वो टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया, नहीं, उस पे आपको ये एनर्जी डालते हुए अनुभव करना है। बिलीव बिफोर यू प्रे, लिसन बिफोर यू स्पीक। आप जब बोलते हो उसके पहले सुन लो, उसको अंतरंग में ले लो, समझ लो, फिर आप उसके बारे में बोलो। अर्न बिफोर यू स्पेंड। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ कि यदि तुझे आज ये 50 रुपीस का कोई चीज खरीदना है तो अर्न करो, जाओ ऊपर जाओ, अपनी स्टडी में सारी चीजें क्लीन करो, उसका मैं तुमको 1 रुपीस 50 दूंगी, उस चीज के लिए तुम 40 रुपीस का कोई चीज कर लो और 10 रुपीस का निवेश करो। बचपन से उसको ये चीज, इसकी प्रैक्टिस में करो ताकि उसको वैल्यू हर चीज का प्राप्त हो। थिंक बिफोर यू राइट। आप कब भी कुछ भी लिखते हैं ना तो सोच लिया करो, भले ही वो भगवान के लिए नमोकार मंत्र भी आप लिखते हो तो अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो ना, वैसे आपके लेख होने चाहिए, जिसके वजह से वो एनर्जी इस तरीके से होती है ना कि उस एक क्षण में नीलांजना जैसे आत्मा और परमात्मा से हो जाती है। ट्राई बिफोर यू क्विट। क्विट करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करना है। हम आगे की पंक्तियां फिर से साथ में दोहराएंगे जिसकी वजह से इसको आप समझ में आएगा। लिव बिफोर यू डाई। खैर हम तो शुद्धात्मा है, जीवन मरण तो एक जर्नी है, ये हम सब जानते हैं। फिर भी इस एथिक में ये कहने का माध्यम उनका ये है कि जिंदगी है तो जी लो। समुंदर में फना होना तो किस्मत की बात है, दुख तो उस पर होता है जो किनारे में ही शहीद हो जाते हैं। कोशिश की सेकेंड स्टैंजा, इसको हम जैसे आपने बताया वैसे करेंगे। डुबकियां सिंधु में, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक एसजी मंत्रास जो है उसके साथ हम आपको विश्राम देंगे। एसजी मंत्रास ऐसा है जो दिनचर्या में आप रोज कर सकते हैं। 5 ऐसे मोटिवेशनल मंत्रास। आप जब उठते हैं ना तो सुबह पीला रंग जरूर देखिए, पीले से आपको बहुत अच्छा
लगता है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सूरज की किरणें, पर्दे, चद्दर, यहाँ तक कि आपने देखा इमोजी भी पीला होता है। इसका मतलब है मोबाइल नहीं देखना, लेकिन पीला रंग जरूर देखना। दूसरा, आप उस चीज को याद करना जिसमें आपको गर्व महसूस हो, क्योंकि उसमें प्राइड क्वेश्चन जो है ना वो सबसे ज्यादा हो जाता है। तीसरा, एक ऐसे इंसान का तस्वीर अपने पास हमेशा रखना, चाहे हार्ड कॉपी में चाहे माइंड में, जिसको देख के आपको दिन में प्रोत्साहन मिले। अखरोट तो आप सब खाते होंगे रोज। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खुलकर हंसिए, जितना हो सकता है उतना हंसिए। सही क्यों? क्योंकि एक बात बताना चाहती हूं, ये जो आपका फेस है ना, ये आपका फेस है, भगवान का जो हस्ताक्षर है ना वो फेस पर, वो है आपका स्माइल। आपकी जो मुस्कान है वो भगवान की हस्ताक्षर है। इसे क्रोध से मिटने मत दो और आंसुओं से धुलने मत दो। इस हस्ताक्षर को बनाए रखो। नेक्स्ट, फाइनली, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किए कुछ बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी कुछ सकारात्मक पुष्टियां हैं, दीज आर अफर्मेशंस। अफर्मेशंस जो होती हैं वो हमें इंटरनलाइज करना है, जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी में कैप्सूल जैसे अंतरंग में बिठाना है। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको एक जेरोक्स में 8 दे दे। इसको आप फ्रिज में रखना छपा के, क्योंकि बेसिकली कैप्सूल एनर्जी कैसी है, आपका जो माइंड है ना, ये एक गार्डन है। आप जो सीड्स उसमें डालोगे ना, आप डिसाइड कर सकते हो कि उसमें कांटे उगाने हैं या फूल उगाने हैं। तो आप जो बीज बोओगे वही उसमें उगेगा। तो ये जो सकारात्मक पुष्टि है, इसको आपको रोज एक बार जरूर पढ़ना है। फायदा ये है इसमें, पहला वाला, कि आप सब इसको निभाने लगेंगे और आपके परिवार के लोग भी जो फ्रिज की तरफ आते हैं वो उसको अपनाने लगेंगे। दूसरा फायदा बताऊं, इससे आपको मेरी याद आती रहेगी। नेक्स्ट, okay, we'll go for the first one. Do we have 5 minutes time? Yeah, so for 5 minutes can we just pass on the mic to somebody behind? मैं चाहती हूं कि पीछे जितने भी बैठे हैं ना, एक एक रो में जोर से ये बोलें। आपको दिखाई दे रहा है? कोई एक वॉलंटियर हाथ ऊपर करेगा? आप दूसरा भी माइक जाने दो। 3-4 सकारात्मक पुष्टि वो जोर से कहेंगे और आप सब रिपीट करेंगे। ओके? यस, द लेडी इन ब्लू ड्रेस, आप पहली वाली बोलना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट, आज मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। नेक्स्ट, मेरा शरीर स्वस्थ और दिमाग तेज है। वेट, हु इज गॉट द माइक? जोर से। मैं ऊर्जा जो के साथ। चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। मैं जो चाहूं वो मैं कर सकती हूं। लाउडली। जो हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। नेक्स्ट, क्विकली। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, कुछ नया देखूंगी, कुछ नया सुनूंगी, कुछ नया सोचूंगी और कुछ नया बनूंगी। साथ में अच्छे तरीके से अपने अंदर उतारते हुए एक एक शब्द को वजन देते हुए साथ में बोलेंगे। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, कुछ नया देखूंगी, कुछ नया सुनूंगी, कुछ नया सोचूंगी और कुछ नया बनूंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट,
आज मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। सब मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो कुछ मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मेरे पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Thank you, thank you, thank you. Say thank you to all those people next to you. Thank you for being in my life. હવે આપણો ક્વેશ્ચન આન્સર ચાલુ થાય છે એ પહેલાં એક રિમાર્ક આપી દઉં. એક જંગલમાં સિંહ હોય છે. સિંહને એમ કે આ જંગલનો રાજા હું જ હોઈ શકું, મારાથી બીજું કોઈ બળવાન છે જ નહીં. પણ લોકો શું કહે છે એ મારે જાણવું છે. એટલે જંગલમાં લટાર મારવા નીકળ્યો. અવાજ નહીં પ્લીઝ. જંગલમાં લટાર મારવા નીકળ્યો. સૌથી પહેલું સસલું મળ્યું. પૂછ્યું આ જંગલનો રાજા કોણ? પેલું ગભરાઈ ગયો કે આપી હોઈ શકો ને તો આપણાથી બળવાન કોણ? આગળ ગયો, શિયાળ મળ્યું. શિયાળને પૂછ્યું આ જંગલનો રાજા કોણ? તો કે આપ જ બળવાન છો, આપણાથી બીજું કોણ હોઈ શકે? આમ કરતાં કરતાં બધાને પૂછ્યું, બધા આ જ જવાબ આપે. દૂર ગયો તો હાથી મળ્યો. હાથીને પૂછ્યું કે આ જંગલનો રાજા કોણ? હાથીને બરોબર ગુસ્સો આવી ગયો. ગુસ્સો આવ્યો તો એને સૂંઢમાં લઈને એને એટલું પછાડ્યું એટલે સિંહ ઊભો થઈને કહે છે તને ખબર ના હોય તો ના પાડવી હતી, મારે જ શું કામ? એટલે કે પોતાની શક્તિ ઉપર ભરોસો કરીએ તો બોલવાવાળા તો કંઈ બી બોલે, તાકાત બતાવવાવાળા ગમે તે બતાવે, પણ આપણી શક્તિ ઉપર ભરોસો હોય તો આપણે કદાપી હારી નહીં શકીએ. આજે જે રાજેશ્વરી બેન, મેં લગભગ 100થી વધારે મોટિવેશનલ સ્પીચ સાંભળી છે. ટીવી પર જે જોયેલી છે તો ઘણી જ, પર્ટિક્યુલર આ સેમિનાર માટે પણ ઘણી બધી મેં મોટિવેશનલ સ્પીચ જોઈ. પણ આજ સુધી એમને જેટલી કહાની કહી અથવા જેટલા ઉદાહરણ આપ્યા એમાંથી કોઈ ઉદાહરણ મેં આજ સુધી નથી સાંભળ્યું કે એમની ગ્રેટનેસ છે. અને એ જે આ સેમિનાર જે મારા સપનામાં હતો, એક સેમિનાર લેડીઝ માટે કેવો હોવો જોઈએ, આજે હું ગર્વ સાથે કહી શકું કે જે 4 સ્પીકર ગયા બધાએ જે મારા મનમાં ચાલતું હતું, જાણે મારી ભાવના જે હતી એને એ બધાએ રીડ કરી અને પરફોર્મ કર્યું છે. તે બદલ હું તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. હવે કોઈની બી ક્વેશ્ચન આન્સર. એક મિનિટ, ક્વેશ્ચન આન્સર પહેલાં હું રાજેશ્વરી બેન માટે કંઈક કહીશ. એ ગુજરાતી બિલકુલ નથી જાણતા, એમને સમજમાં પણ બહુ જ ઓછું આવે છે. ઇવન હિન્દી પણ એવું જ છે, છતાં એમને આપણી માટે આટલી સારી રીતે હિન્દીમાં સ્પીચ આપી, એની માટે એકવાર ફરી થેન્ક યુ. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हाँ, હિન્દીની ફર્સ્ટ સ્પીચ છે આપણા પ્લેટફોર્મ પર એમની. અને એમને જે કોશિશ માટે કીધું એ તો તમે બધાએ કોશિશ કરને વાલો કી બધાને યાદ રહી ગયું હશે. અચ્છા, હવે ઓકે, ક્વેશ્ચન આન્સર માટે કોઈને કંઈ આ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તો જ્યોતિ આંટી. નો બિચામી તો આનો કોઈ કોર્સ ચાલે છે એવો ક્વેશ્ચન આઈ થિંક હતો. હા, આ ટાઈપનો લાઈક પોઝિટિવિટી માટે થઈને. she can contact me personally.
એમનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, એમનું કેવું એવું છે, બરાબર છે? मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, हाँ आपने जो बोला था वैलिडेशन नहीं हाँ। कर लेना है, हाँ। सिर्फ अप्रिशिएशन हाँ। के लिए करना है। हाँ। अभी काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको वैलिडेशन और अप्रिसिएशन में डिफरेंस ही नहीं पता ओके, होता, ओके। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सी वैलिडेशन अप्रिसिएशन जो होता है ना, उससे आपको एक अलग अनुभूति होती है। जो मैंने आपको इमोशनल कोशेंट बताया, उसके हिसाब से आपके अंदर जो इमोशंस है ना, जब भी कोई कुछ कहता है ना, तो आपको समझ में आता है कि वो दिल से कह रहा है। और वाओ, यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे, सच अ ब्यूटीफुल साड़ी यू हैव वोन। यू कैन मेक आउट फ्रॉम देयर आईज, फ्रॉम देयर जेस्चर्स दैट दिस इज अप्रिसिएशन। ये तुरंत आपके इमोशनल कोशेंट में जाता है। जबकि वैलिडेशन जो है, जो एग्जाम्पल मैंने फेसबुक का दिया था, आपकी फ्रेंड है, मान लो रमीला, रमीला ने लाइक कर दिया, वाओ ब्यूटीफुल जलवी, क्या आपको मालूम है कि वो वैसा ही फील कर रही है? क्या आपको लगता है कि रमीला सही में इसको अप्रिशिएट, अच्छी साड़ी तो हम मेरे साथ गई थी तब तो ऐसा नहीं लिया था, ठीक है लिख देते हैं, उसने मेरे लिए कमेंट किया था कभी। सो दैट इज़ द वे यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ विद इन यू एंड मेक अ डिफरेंस, एंड इट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, it's very personified. What could be a validation to me could be an appreciation to somebody else. What could be an appreciation to you could be a validation to me. जैसे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बार वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर में हम सब चीज़ के लिए उनका मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला अच्छा बोलो अच्छा बोलो, फिर बाद में वो स्कूल जाता है और डांट पड़ती है, ये क्या बना दिया तूने, तो डब्बा है, थोड़ी इंसान है। तो वहाँ पे उसके वो जो उसकी जो स्पिरिट है ना, उसको कमज़ोर नहीं करना है, उसको हमेशा प्रैक्टिकल बनाना सीखो, सच्चाई के साथ अनुभूति करना सीखो। पहले उसको शाबाशी दे दी, फिर बाद में खाना खिलाते समय, कुछ खेलते समय, बेटा तूने जो आज बनाया ना, मुझे एक मस्त चीज़ और मिली है पुराने एक बुआ की फ़ोटो में, चलो अपन वैसा बना के देखते हैं। फिर आप उसको खुद को बताओ कि आप डिस्टिंग्विश करो दोनों के बीच में, ये इंसान लगता है ज़्यादा, ये थोड़ा डब्बा था लेकिन अच्छा ही था, तुम अभी इससे भी अच्छा बना सकते हो। तो इससे वो रियलिटी से वाकिफ होता है। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वॉट एवर इज क्लोज टू रियलिटी इज अप्रिसिएशन, वॉट एवर इज अवे फ्रॉम रियलिटी इज वैलिडेशन। कोई ने पण ભાઈ નહીં હોય તો જવા દો. Yeah. If anybody have any questions, you have a question? She has a question. You'll have to give the mic. जल्दी जल्दी जल्दी. थोड़ो जल्दी. જય દિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. આપના બાળકો હોય છે જે કેપેબલ હોય છે કે જે કરી શકે છે, પણ એ કરતા નથી અને ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હોય છે, તો એ લોકોને કેવી રીતે રિયલાઇઝ કરાવવું કે તું આ કરી શકીશ? थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे किसने जज किया? वो पढ़ाई ही कर रहा है, उसमें उसका टाइम निवेश हो रहा है, ये किसने जज किया है? नेवर जज द चाइल्ड लाइक दिस, लेट हिम बी व्हाट ही इज. हो सकता है वो कंप्यूटर में कुछ हैकिंग, कुछ कोडिंग के नए गेम्स, कुछ अच्छी चीज ही कर रहा हो. हमेशा ये परसेप्शन में मत रहो, प्रीसेट नोशन में, कि वो गलत ही कर रहा है या वो टाइम वेस्ट ही कर रहा है. हो सकता है वो कोई चीज अच्छा ही कर रहा हो और उल्टा आपका बेटा इतना हुनर वाला हो कि एग्जाम से पहले 2-3 दिन में अच्छे से पढ़ाई के साथ उसके नंबर भी आ जाएं, लेकिन आगे जाके जिंदगी में ये नंबर नहीं दिखने वाले हैं. उसने जो रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ वैल्यूज से, एक्सपीरियंसेस से, खुद के एक्सप्लोरेशन से जो सीखता है ना, वो अति उत्तम है. सो डोंट जज दैट ही इज वेस्टिंग टाइम. થેન્ક યુ મેમ. હવે હું શ્વેતાબેન હિંમતનગરને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશ
કે સ્ટેજ પર આવીને મિસિસ રાજેશ્વરી જૈનને મોમેન્ટો આપીને આભાર વ્યક્ત કરે. उसके पहले मैं एक क्षण लूंगी आप सबसे. मन वचन काया से यदि मैंने किसी को भी दुख पहुंचाया हो, किसी के भी कहने में, कोई चीज बताने में भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना. उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम. मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू सो मच. राजेश्वरी बहन, ये जो श्वेता है वो हमारे हिम्मतनगर जोन की कन्वीनर है. उससे भी बड़ी एक कन्वीनर नहीं, सॉरी, हमारे सेंट्रल कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट है. लवली. कन्वीनर तो हमारी नीता बहन है. और हमने जो कमेटी की सिलेक्शंस की है समाज ने इस तरह से की है कि सेंट्रल कमेटी में कोई सोशल वर्क में एक्टिव है, कोई कंप्यूटराइज एक्टिव है, तो कोई रिलीजियस में भी बहुत इंटरेस्टेड है. ऐसी ये श्वेता बहन है. मैं रजनी भाई के, आदरणीय रजनी भाई के जो प्रवचन सुनता हूँ, बहुत बार अगर कुछ भी उनको लगे कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझा रहा हूँ तो इनको पूछते हैं कि समझ में आया क्या. और कुछ रेफरेंस भी पूछना हो तो जल्दी से यही बताते हैं. ये इनका बहुत बड़ी उपलब्धि है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. सेम हियर. थैंक यू. थैंक यू सो मच.